तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार केमिस्ट्री के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। और एग्जैक्टली अपन अल्केन की बात कर रहे थे और अल्केन के अंदर अपन ने अल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए थे। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन अपना कवर अप हो चुका है। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बाद अपने को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन की बात करनी है। तो एग्जैक्टली अपना आर्टिकल रहेगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ कि आखिर अल्केन के अंदर कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, तो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी भी अपने को देखना है और साथों साथ अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अपने को देखना है। अब अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना मतलब आज अल्केन के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होता है इसकी बात करना होता है बच्चों। तो एग्जैक्टली अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पहले अपने को अल्केन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि आखिरकार अल्केन के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बाहर निकल के आती है। तो अल्केन के अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करने लगा तो अल्केन की सबसे बड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी निकल के आती है बच्चों, जिसको अपन पहली फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, जिसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे कि आखिरकार जो अल्केन अपने पास दिए होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। तो एक ही बहुत छोटी सी चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि अगर मैं अल्केन की बात करने लगा तो अपने पास दो टाइप के अल्केन निकल के आते हैं बच्चों। एक को अपन स्ट्रेट चेन अल्केन बोलेंगे, एक को स्ट्रेट चेन अल्केन बोला जाता है और दूसरे को अपन ब्रांच चेन अल्केन बोलता है। तो अपने पास दो टाइप के अल्केन हैं, एक को स्ट्रेट चेन अल्केन बोलो, एक को ब्रांच चेन अल्केन बोलो। तो एग्जैक्टली अल्केन का ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्केन का ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के साथ। मॉलिक्यूलर वेट मतलब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्केन, मैं सब बोल सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है, सवाल ये उठता है कि अपन ने तो ये बोल दिए कि अल्केन की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन के मॉलिक्यूलर वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे अल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे अल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा मेरे बच्चे। ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सवाल ये उठता है कि अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब अल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ना, और अल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ना मतलब अल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ना, अपन ऐसा बोल सकता है। तो मान के चलो मेरे पास तीन टाइप के अल्केन हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मेरे पास पेंटेन है या फिर यहाँ पर मैंने हेप्टेन लिखा, यहाँ पे मैंने हेप्टेन लिखा। हेप्टेन मतलब ये एन हेप्टेन मेरे पास है। उसके बाद मेरे पास एन हेक्सेन है, मेरे पास एन हेक्सेन है, और उसके बाद मेरे पास एन पेंटेन दे रखा है, मेरे पास एन पेंटेन रखा है। अब मेरे को ये बोला गया है कि ये तीन अल्केन मेरे पास है, ये तीन अल्केन अपने पास है और तीनों के तीनों अल्केन स्ट्रेट चेन अल्केन है, तीनों के तीनों अल्केन स्ट्रेट चेन अल्केन है। तो जब भी अपने पास ऐसे स्ट्रेट चेन अल्केन दिए होंगे, अपने पास जब भी ऐसे स्ट्रेट चेन अल्केन दिए होंगे तो ऐसा स्ट्रेट चेन अल्केन जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि एन हेप्टेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एन हेक्सेन से और एन हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एन हेप्टेन से। अपन ऐसा बोल सकता है। ये तब होता है बच्चों जब अपने पास स्ट्रेट चेन अल्केन दिया रहे, तो जैसे जैसे स्ट्रेट चेन अल्केन के नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या होती है, ध्यान से देखो। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करने लगा तो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड चेन। अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो साइड चेन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है अपने को ये देखना है। इसका मतलब ये है बच्चे कि जैसे जैसे अल्केन में ब्रांचेस बढ़ेगी, जैसे जैसे अल्केन के अंदर ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कम होगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कम होगा।
होगा, तो जैसे जैसे अल्केन के अंदर साइड चेन बढ़ेंगी या ब्रांचेस बढ़ेंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कम होगा। अब मान के चलो मैंने एक छोटा सा सवाल यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ या फिर एक सवाल ही मैं लिखता हूँ। मान के चलो अब मेरे पास यहाँ पे दिया है एन पेंटेन, मेरे पास एन पेंटेन दिया है बच्चों, अपने पास एन पेंटेन है। एन पेंटेन के बाद मेरे पास आइसोपेंटेन है, एन पेंटेन के बाद अपने पास आइसोपेंटेन दिया है और आइसोपेंटेन के बाद अपने पास नियोपेंटेन दिया है। अपने पास 3 पेंटेन दिए हैं, 3 पेंटेन अपने पास दिए हैं। अब ये पेंटेन के 3 आइसोमर्स है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ एन पेंटेन का मतलब होता है CH3CH2। एक बार और मैं CH2 लिखूंगा, यहाँ पे CH2 लिखूंगा और यहाँ पर मैं CH3 लिखूंगा, इसको अपन एन पेंटेन बोलेंगे। ये एन पेंटेन हो गया। अब आइसोपेंटेन में लिखने लगा तो CH3CH, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा, यहाँ पर मैं CH2 लिखूंगा और यहाँ पर मैंने CH3 लिखा, इसको आइसोपेंटेन बोलता है, यह आइसोपेंटेन है। और नियोपेंटेन का मतलब होता है यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 लिखूंगा, यहाँ पर CH3 लिखूंगा, यहाँ पे CH2 लिखूंगा और यहाँ पर मैं CH3 लिखूंगा। फिर से नहीं बच्चों गलत हो गया, तो यहाँ पे अपन CH3 लिखेंगे, यहाँ पे CH3 लिखेंगे, तो ये अपना नियोपेंटेन है, ये अपना नियोपेंटेन है। अब सवाल ऐसा आ गया, मान के चलो कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो एक ही बहुत ही सिंपल सी चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि अपने पास ऐसे अगर अल्केन दिए रहे तो सबसे पहले अपन स्ट्रेट चेन अल्केन को ढूंढेंगे, अपन स्ट्रेट चेन अल्केन को ढूंढेंगे। तो ये मेरे पास स्ट्रेट चेन अल्केन है और ये दोनों के दोनों ब्रांच अल्केन है। तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेट चेन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा बच्चों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड चेन के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन अल्केन एन पेंटेन है, मतलब एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है आइसोपेंटेन से, अपन ऐसा बोलेंगे। अब ये भी आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है या तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम था। अब आइसोपेंटेन में एक ज ब्रांच है, आइसोपेंटेन में एक ही साइड चेन है, लेकिन नियोपेंटेन में 2 साइड चेन है और अपन ये देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड चेन के साथ, मतलब आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा नियोपेंटेन से। लेकिन ये अगर पेंटेन के 3 आइसोमर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम और सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम नियोपेंटेन का निकल के आता है। ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी अल्केन की बॉइलिंग पॉइंट, कि अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के साथ और अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइड चेन के साथ मेरे बच्चे। फिर अल्केन के अंदर जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी निकल के आती है उसको अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो ये जो अल्केन है या अल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट वेरिएशन शो करता है बच्चों। ध्यान में रखना है कि अल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरिएशन शो करेगा। अब अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट कैसा वेरिएशन शो करता है, देखो अल्केन के मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है। अब ऐसा अल्केन मेरे पास है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ऐसा अल्केन जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उस अल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम शोज हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ऐसा अल्केन जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो वो अल्केन हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। और मान के चलो मेरे पास ऐसा अल्केन आ गया, मेरे पास ऐसा अल्केन आता है, मतलब ऐसा अल्केन जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, ऐसा अल्केन जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उस अल्केन का बॉइलिंग मतलब उस अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा बच्चे। ये बस थ्योरेटिकली अपने को ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड जनरली कोई सवाल नहीं आता है। तो यहाँ पे अल्केन की 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टी अपने को पढ़ना था। अल्केन की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी इसको अपन ने मेल्टिंग पॉइंट बोले, और अल्केन की जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी अपने सामने निकल के आती है उसको अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। अपना पहला बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चीज अपन ध्यान में रखते हुए चलेंगे।
चलिए, फिर अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद अपने को अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन को अपन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन भी बोल सकता है। तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा, या फिर इसी को अपन अल्केन के केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। अब एग्जैक्टली अपने को ये देखना है कि अल्केन कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करता है। अब इसके पहले अपन ने ये देखे थे कि अल्केन को पैराफिन बोला जाता है बच्चों। अल्केन को अपन पैराफिन बोलेंगे क्योंकि अल्केन की रिएक्टिविटी दूसरे कंपाउंड की तरफ बहुत ही कम होती है। मतलब अल्केन के अंदर बहुत ही चुनिंदा केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो अल्केन बहुत ही सिलेक्टेड केमिकल रिएक्शन शो करता है क्योंकि अल्केन की रिएक्टिविटी दूसरे कंपाउंड की तरफ बहुत ही कम होती है। तो अल्केन के केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अल्केन के केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन अल्केन का पहला रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको अपन कंप्लीट कंबशन बोलेंगे। जिसको कंप्लीट कंबशन बोला जाएगा तो ये पहला रिएक्शन अपने सामने निकल के आता है कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन। अपन अल्केन के कंप्लीट कंबशन की बात कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान में रखना है। इस रिएक्शन से रिलेटेड सवाल कैसे आएगा वो मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि अल्केन का अगर मैं कंप्लीट कंबशन करने लगा तो अल्केन का कंबशन मैं कैसे करूं। तो अल्केन का कंबशन अपने को करना है, अल्केन का कंबशन करना है। तो अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2। इसको अपन ने अल्केन बोले, अब ये कोई भी अल्केन हो सकता है, इसीलिए मैंने अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। यहां पे दुनिया भरे का कोई भी अल्केन हो सकता है। अब अल्केन का कंबशन मुझे करना है, अब कंबशन करना है अल्केन का, और अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसके अंदर मुझे ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा, और मेरे को दो चीजें यहां पे मिलेंगी। एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मेरे को मिलेगा वाटर, अपने को वाटर मिलेगा। और जब अल्केन का कंबशन होगा, जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, होगी। और जब भी हीट एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव आती है। मतलब ये जो अल्केन का कंबशन होगा, उस अल्केन के कंबशन वाले रिएक्शन को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। दैट कंबशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान में रखना है। अब अल्केन का अपन कंप्लीट कंबशन कर रहे, तो सवाल ये उठेगा कि अल्केन का कंप्लीट कंबशन होने के लिए O2 के कितने मोल लगते हैं। तो अल्केन का कंप्लीट कंबशन होने के लिए O2 के 3n+1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स की गरज है। मतलब एक मोल ऑफ अल्केन का कंबशन होने के लिए 3n+1 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ O2 की गरज है, ये चीज ध्यान में रखना है। और साथों साथ बच्चों, जब अल्केन का कंप्लीट कंबशन होता है तो n मोल ऑफ CO2 बाहर निकलेंगे, और साथों साथ n+1 मोल ऑफ H2O भी बाहर निकलेंगे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। यहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है अल्केन का कंप्लीट कंबशन है। तो फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन, सवाल ऐसा आया, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ अल्केन, of 1 mole of alkane, how many moles of O2 is required? तो यहां से 1 मोल ऑफ अल्केन का कंप्लीट कंबशन होने के लिए 3n+1/2 मोल्स ऑफ O2 की गरज है। ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मान के चलो सवाल आ ही गया, क्वेश्चन यहां पे आ गया कि मेरे पास क्वेश्चन एक निकल के आता है, अपने को बोला गया फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ, यहां पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं बच्चों, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंप्लीट कंबशन होने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, O2 के कितने मोल लगेंगे, एंड हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 एंड H2O इज फॉर्म, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 एंड H2O इज प्रोड्यूस। ऐसा सवाल अपने सामने आ गया। अब देखो इस सवाल के साथ डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे अपन गे-लुसाक वाला वॉल्यूम वाला लॉ भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना कुछ करने की यहाँ पे गरज नहीं पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं कैसे डील करता हूँ, देखो अपने को ये पता है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन का होने के लिए, तो अल्केन में मीथेन मेरे पास है, अल्केन में मीथेन मेरे पास है। अब मीथेन का कंबशन होगा, मीथेन का कंबशन होता है, तो जब मीथेन का कंबशन होता है तो यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे अपन O2 लिखेंगे इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CO2 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे H2O बच्चों। अब N की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे देखी जाएगी, तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 है, यहाँ पे N की वैल्यू 1 है। अब N की वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहाँ पे 3N + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3N + 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 हो जाएगा। तो O2 के सामने मैं 2 लिखूंगा, ये O2 के सामने मैंने 2 लिख दिया, और CO2 के सामने मैं 1 लिखूंगा, CO2 के सामने अपन ने 1 लिखे, वहां पे N + 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अपने को यहां से पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, ये जो रिएक्शन मेरे पास है या ये जो कंप्लीट कंबशन हो रहा है मीथेन का, इस मीथेन के कंप्लीट कंबशन होने के लिए 1 मोल ऑफ मीथेन का कंप्लीट कंबशन होने के लिए 2 मोल्स ऑफ O2 की गरज है, 2 मोल्स ऑफ O2 की गरज है। 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा और 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा। बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल, पूछता भी नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से अपन ने कंप्लीट कंबशन कर लिए, अपन ने कंप्लीट कंबशन कर लिए। अब अल्केन का कंप्लीट कंबशन करने के बाद अपने को अल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन करना है बच्चों। ये तो अल्केन का अपन ने कंप्लीट कंबशन कर दिए, अभी अपन अल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन, कि अल्केन का अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो अपने को क्या मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इसके ऊपर सवाल आ चुका है। देखो अल्केन का अपन इनकम्प्लीट कंबशन कैसे करेंगे, तो इन अल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन करना, इसका मतलब मान के चलो मेरे पास मीथेन है, अपने पास मीथेन है, इसका इनकम्प्लीट कंबशन जब अपन करेंगे, इसका इनकम्प्लीट कंबशन जब किया जाएगा, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन थोड़ी सी ही क्वांटिटी में यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो जब अल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा और उसके अंदर भी जब मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो अपने को यहाँ पे कार्बन मिलता है, अपने को यहाँ पे कार्बन मिलता है, और इसी को अपन कार्बन ब्लैक बोलता है, इसी को कार्बन ब्लैक बोला जाता है। और हाँ, ये वही कार्बन ब्लैक है, ये वही कार्बन ब्लैक है जो इंक बनाने के लिए यूज होता है। अब ये वही कार्बन ब्लैक है जो इंक बनाने के लिए यूज होता है, या प्रिंटिंग करने के लिए जो इंक अपन यूज करता है, वो इंक इस कार्बन ब्लैक से बनाई जाती है। तो कभी कभार ये भी डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि जब मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जब मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो अपने को क्या मिलता है, तो व्हेन मीथेन इज गेट इनकम्प्लीट कंबस्ट, या जब मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ऐसे कंडीशन में अपने को कार्बन ब्लैक मिलेगा, ऐसे कंडीशन में अपने को कार्बन ब्लैक मिलेगा। और ये वही कार्बन ब्लैक है बच्चों, ये वही कार्बन ब्लैक है जिसको यूज करके अपन इंक बनाते हैं, और इस इंक को यूज करके अपन प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की वगैरह छपाई करता है। तो ये दो रिएक्शन हुई अल्केन की केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी करके रखो, फिर अल्केन के कुछ और रिएक्शंस में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। हाँ, तो वीडियो को पॉज करके बराबर कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, या स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, तो कोई तकलीफ नहीं है। अब इतना पोर्शन मिटा दिया जाए।
चलिए अब इतना पोर्शन मिटा देने के बाद अल्केन के नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। तो ये पहले दो रिएक्शन हुए जहाँ पे कंबशन अपन ने पढ़े। अब अल्केन का जो तीसरा रिएक्शन अपने सामने निकल के आता है, अल्केन का जो तीसरा रिएक्शन है उसको अपन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलता है। अल्केन के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और उस सब्स्टिट्यूशन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान में रखना है। कभी कभार नाम पे सवाल आ जाता है, कभी कभार नाम पे सवाल आ ही जाता है कि अल्केन शोज विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अल्केन के अंदर सब्स्टिट्यूशन तो होगा लेकिन अल्केन के अंदर कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अल्केन के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, ध्यान में रखना है। अब ये कैसे होता है बात उसकी चल रही है। या अल्केन के अंदर जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन, उसको अपन हैलोजिनेशन बोलता है। तो इसका सबसे पहले बेसिक रिएक्शन अपन देखेंगे कि अल्केन का हैलोजिनेशन कैसा होगा और किस तरह से ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो मान के चलो अपने पास अल्केन है जिसको RS से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको अपन ने अल्केन बोले, इसको अपन ने अल्केन बोले। अब इसका अपने को हैलोजिनेशन करना है, मतलब इसके अंदर मैं हैलोजन को ऐड करूंगा, इसके अंदर मैं हैलोजन को ऐड करूंगा। तो जब अल्केन के अंदर मैं हैलोजन को ऐड करता हूं तो ये हैलोजन है बच्चे, जब ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे अपने को X मिलेगा और प्लस यहाँ पे अपने को X मिलेगा और इन दोनों को अपन फ्री रेडिकल बोलता है, इनको अपन फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। ये फ्री रेडिकल्स है बच्चों, यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है और अपने को फ्री रेडिकल मिल रहा है। अब एग्जैक्टली ये दो फ्री रेडिकल है, तो ये जो अल्केन है, ये जो अल्केन है, अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा। अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन एटम गया और उसके जगह पे हैलोजन आया, उसके जगह पे हैलोजन आया, मतलब हाइड्रोजन गया और हैलोजन सब्स्टिट्यूट हुआ। अब ये जो हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये जो हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये हैलोजन अपने आप में एक फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन है। देयरफॉर दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन गया और उसके जगह पे फ्री रेडिकल आया, उसके जगह पे फ्री रेडिकल आया, इसीलिए इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो H गया और X आया, तो यहाँ पे मुझे RX मिला और प्लस यहाँ पे अपने को HX मिला, और ये जो RX अपने को मिला है इसी को अपन अल्किल हैलाइड बोलता है, इसको अल्किल हैलाइड बोला जाता है। तो पहली चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि अल्केन के अंदर एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है एंड दैट सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हाल फिलहाल में अपन देखेंगे अल्केन के अंदर और 2-3 सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अपन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे और उसको बोला जा रहा है हैलोजिनेशन, उसको अपन हैलोजिनेशन बोलेंगे। तो अल्केन के अंदर बच्चों 2-3 टाइप के हैलोजिनेशन होते हैं, जिसमें पहला जो हैलोजिनेशन होता है उसको अपन क्लोरीनेशन बोलता है। द फर्स्ट हैलोजिनेशन इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन, उसको क्लोरीनेशन बोला जाएगा। तो क्लोरीनेशन में हैलोजन की जगह पे अपन क्लोरीन को यूज करेंगे। जब भी क्लोरीनेशन होगा तो हैलोजन की जगह पे क्लोरीन को यूज किया जाएगा। अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूँ, यहाँ पे बेसिक रिएक्शन में नहीं बताता। अब मान के चलो अपने पास मीथेन है, अपने पास मीथेन है, इसका हैलोजिनेशन मुझे करना है। तो जब भी अपन हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में होगा या फिर ये HMU लाइट के प्रेजेंस में होता है। मतलब क्लोरीनेशन एक तो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा बच्चे, क्लोरीनेशन एक तो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में होगा, या क्लोरीनेशन एक तो HMU लाइट के प्रेजेंस में होता है। फिर से वही कहानी है, इस मीथेन के अंदर से हाइड्रोजन गया और उसके जगह पे हैलोजन आया। तो यहाँ पर मेरे को CH3Cl मिला, यहाँ पे CH3Cl मिला और प्लस यहाँ पे HCl मिला, प्लस अपने को यहाँ पे HCl मिला, और इसको अपन ने मिथाइल क्लोराइड बोले। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड है, मतलब ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, ये अल्केन की मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकी बच्चों, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती तो कुछ और बात थी, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती। ये जो मिथाइल क्लोराइड अपने को मिला है, ये जो मिथाइल क्लोराइड अपने को मिला है,
इसका फिर से क्लोरीनेशन होगा, इसका फिर से क्लोरीनेशन होगा और फिर से HCl बाहर हो गया तो यहाँ पे अपने को दिखेगा CH2Cl2, यहाँ पे CH2Cl2 अपने को दिखेगा। इसको अपन मिथिलीन डाइक्लोराइड बोलेंगे या मिथिलीन डाइक्लोराइड इसको बोला जाएगा। तो ये मिथिलीन डाइक्लोराइड है, इसको मिथिलीन डाइक्लोराइड बोला गया। ये डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, ये अल्केन की डेरिवेटिव है लेकिन ये डायहैलोजन डेरिवेटिव है। ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकी, ये रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं रुकी। जब तक इस अल्केन के अंदर से सारे के सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक इस रिएक्शन को रोकना इम्पॉसिबल है बच्चों। तो अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसका फिर से क्लोरीनेशन हुआ, HCl बाहर चला गया तो यहाँ पे मिलेगा CHCl3, यहाँ पे CHCl3 मेरे को मिला और इस CHCl3 को अपन क्लोरोफॉर्म बोलता है। दैट CHCl3 इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। अब ये जो क्लोरोफॉर्म मेरे पास आया है इसके अंदर अभी भी एक कार्बन एटम है तो ये भी रिप्लेस होगा, मतलब इसका भी क्लोरीनेशन होगा और फिर से HCl बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा CCl4। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड अपन बोलेंगे। तो मान के चलो सवाल ऐसा आ गया कि मीथेन का क्लोरीनेशन हो रहा है और अपन एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन को यूज कर रहे, क्लोरीन को एक्सेस क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म या द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, तो अपने को जाना पड़ेगा CCl4 के साथ। या फिर सवाल ऐसा आया when excess amount of chlorine is react with methane then the product obtained is, तो अपना जवाब रहेगा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव साथों साथ डायहैलोजन डेरिवेटिव। ये ट्राहैलोजन डेरिवेटिव है और इसको टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव बोला जाता है। मतलब अल्केन के अंदर से जब तक अपन पूरी तरह से हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस नहीं कर देते तब तक ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है बच्चों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हैलोजिनेशन में अल्केन का सबसे पहले अपन ने क्लोरीनेशन किए, अल्केन का सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीनेशन किया गया। फिर अल्केन का अपन ब्रोमिनेशन करेंगे, अल्केन का ब्रोमिनेशन करेंगे और साथों साथ अल्केन का आयोडीनेशन अपन करेंगे। लेकिन अल्केन का फ्लोरीनेशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने को जब अल्केन का फ्लोरीनेशन करेंगे तो अल्किल फ्लोराइड मिलेगा और अल्किल फ्लोराइड बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होने के कारण वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रिएक्शन होती है, इसीलिए फ्लोरीनेशन अपन नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अल्केन का हैलोजिनेशन होने लगा तो कोणता हैलोजिनेशन अल्केन शो नहीं करेगा, तो अल्केन के अंदर फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये हुई क्लोरीनेशन की बात। फिर अपन देखते हैं ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में क्या क्या होता है। तो आयोडीनेशन में थोड़ी सी तकलीफ है लेकिन ब्रोमिनेशन को आसानी से अपन देख सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जिस तरह से क्लोरीनेशन हुआ, जिस तरह से यहाँ पे क्लोरीनेशन हुआ उस तरह से ही ब्रोमिनेशन होता है, क्लोरीनेशन के समान ही ब्रोमिनेशन है। तो यहाँ पे ये जो अल्केन है, अल्केन के अंदर जो सेकेंड हैलोजिनेशन होता है उसको अपन ब्रोमिनेशन बोलता है, उसको ब्रोमिनेशन बोला जाएगा। सेम टू सेम रिएक्शन है क्लोरीनेशन के समान, सेम टू सेम रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर अल्केन का ब्रोमिनेशन करना है, मान के चलो अल्केन का ब्रोमिनेशन मैं करता हूँ तो एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे अपन HbF4 को यूज़ करता है। बस यही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बाकी इसके अंदर उतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि ब्रोमिनेशन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ब्रोमिनेशन एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है और वो कैटलिस्ट है HbF4, ध्यान में रखिएगा। लेकिन आयोडीनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो आयोडीनेशन में क्या होता है, मैं आयोडीनेशन की बात कर रहा हूँ कि अल्केन का आयोडीनेशन होगा तो क्या होगा, दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना। देखिए अब अल्केन का आयोडीनेशन होने लगा तो मेरा पास अल्केन है बच्चों, अपने पास अल्केन है। अल्केन का मैं आयोडीनेशन करूंगा, अल्केन का मैं आयोडीनेशन करूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, आयोडीन आ जाएगा तो Ri मेरे को मिला और साथों साथ मेरे को HI मिला, साथों साथ अपने को HI मिला। और ये जो HI अपने को मिलता है यहाँ पे आयोडीनेशन में, ये जो HI अपने को मिला, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड अपने को मिलता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो जैसे ही इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये फिर से Ri को रिड्यूस करेगा, फिर से ये अल्किल आयोडाइड को रिड्यूस करेगा और फिर से अपने को अल्केन मिलेगा, फिर से अपने को अल्केन मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन जिस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई उसी तरह से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएगी। मतलब ये जो आयोडीनेशन वाला रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अपन ऐसा बोल सकता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ HI, क्योंकि यहाँ पे HI प्रोड्यूस हुआ और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये फिर से अल्किल आयोडाइड को रिड्यूस करेगा और फिर से अपने को अल्केन मिलेगा। मतलब जिस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई उसी तरह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आती है। लेकिन मान के चलो ऐसा नहीं करना है, मतलब रिएक्शन को पीछे आने से रोकना है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आने से रोकना है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आने से रोकने के लिए अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस नहीं करना चाहिए, इसीलिए अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे। तो इस आयोडीनेशन में 2-3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यूज कर सकता है। एक तो मैं कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करूंगा या फिर मैं मर्क्यूरस ऑक्साइड को भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आयोडीनेशन में इतनी सिंपल सी चीज अपन ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अल्केन के 2-3 रिएक्शन अपन ने देख लिए। फिर अल्केन के अंदर ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन अल्केन के और 2-3 केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि अल्केन और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करता है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अल्केन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में पढ़ाऊंगा बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर बराबर आप लोग देखिएगा। तो हाल फिलहाल में यहाँ तक आप लोग कॉपी करके रखो, फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।